नमस्कार, मेरा नाम है सुमन सहाय और हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के पहलुओं पे। तो आज चर्चा करेंगे कि भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। और उसमें सबसे पहले तो ये है कि 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई गई थी। एक एक्शन प्लान जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में भारत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या इंटरवेंशंस करेगा। तो उसमें 8 मिशंस पहले बनाए गए थे। ये 8 मिशंस सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उसका फोकस रहा है सोलर एनर्जी पे। तो एक सोलर मिशन बना था और सोलर मिशन के साथ साथ जो दूसरा मिशन बना था वो था एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तब हमारे यहाँ एनर्जी की लीकेजेस बहुत होती हैं, तब डिस्ट्रीब्यूशन में भी, बिजली के केबल्स में से भी जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोयले से या हाइड्रो पावर से, तब भी बड़ी वेस्टेज होती है। तो जितना हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका पूरा हमारे लिए इस्तेमाल में नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारी वेस्टेज बहुत है। तो एक और मिशन है जिसमें कि एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाएं, कैसे बेहतर करें। तीसरा मिशन है सस्टेनेबल हैबिटेट पे। अब सस्टेनेबल हैबिटेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। और सस्टेनेबल हैबिटेट माने अब हम जैसे देख रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा हमारी शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। मतलब गांव का जीवन एक दूसरे तरह का होता है और शहर में आके छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहने लगते हैं और उसमें कई चीज़ें होती हैं जो कि गांव में उतनी नहीं दिखती हैं या ग्रामीण इलाकों में उतनी नहीं दिखती हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हर चीज़ पैकेजिंग में आता है। वो सारा वेस्ट जनरेट होता है, डब्बे होते हैं, बोतलें होती हैं, पैकेट होते हैं, वो सारी चीज़ें वेस्ट जनरेट होती हैं। दूसरी बात है कि हम अपनी बिल्डिंगें कैसे बनाते हैं। अगर आप सिर्फ सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंगें बनाएंगे तो दिन में जब धूप आती है तो ये सब तप जाती हैं। आप लोग में से जितने लोग शहरों में रहते हैं, ये तो आपने खुद महसूस किया होगा कि दिन में ये सीमेंट कंक्रीट वाली कॉलोनीज जो हैं, ये वो मकान जो चौमंजिला के आप तो 20 मंजिल तक बनती हैं, 40 मंजिल तक बनती हैं, तो ये तप जाती हैं क्योंकि आसपास हरियाली तो है नहीं, कहीं खुली जगह है नहीं, तो ये बिल्डिंगें तप जाती हैं। तो शहर जो है जहाँ आबादी अब बढ़ती तादाद में जा रही है, उनमें क्लाइमेट चेंज को और बदतर करने का एक तरीका हो जाता है कि आपका पूरा शहर बिल्कुल तप जाता है। और तप जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो फिर अच्छा नहीं है। तो सस्टेनेबल हैबिटेट जो है उसमें हम अपने शहर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, बिल्डिंगें कैसी होनी चाहिए, जो वेस्ट जनरेट होता है, पैकेट, डब्बे इत्यादि, प्लास्टिक बहुत जनरेट होता है, इसको कैसे हटाया जाए। फिर एक ही जगह पे इतने लोगों का मलमूत्र होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको किस तरह से सही और साफ और ठीक तरीके से हटाया जाए, जो कि नदियों में न पहुंच जाए जैसा अक्सर होता है, ये ना हो, हमारा प्रदूषण कम हो। एक और मिशन है वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। तो ये तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के तहत ही आता है। अब वाटर मिशन पे ये है कि हम ध्यान दें कि हमारा पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है और इस्तेमाल होने के बाद कहाँ जा रहा है, इसमें से पानी हम दोबारा रिसाइकिल कितना कर सकते हैं।
क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि जैसे-जैसे ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, अ, वैसे-वैसे पानी के स्रोत भी कम हो रहे हैं। पानी कम बरस रहा है, जैसे पहले खुल के बरसात होती थी मानसून में, अब बाढ़ और सूखा तो हो रहा है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में और सही मात्रा में कहाँ पहुँच पा रहा है। तो जो नेशनल वाटर मिशन है, उसको उसका मैंडेट है कि हम अपने पानी को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करें। जिन इलाकों में पानी नहीं है, जो सूखे के इलाके हैं, जैसे रेगिस्तान के इलाके हैं, जैसे चट्टानों वाले इलाके हैं, अ, वहाँ पे तो पानी की किल्लत और बढ़ेगी। पहाड़ी इलाके हैं, आज ही वहाँ पानी का कम कम पानी उपलब्ध होता है। और जैसे-जैसे ये क्लाइमेट चेंज के वो बढ़ते जाएँगे, जिस तरह से दिख रहा है इतने सालों में, तो पानी की तो एक किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उस पानी की किल्लत से एक तो पेयजल देखना होगा, हमारा पानी कितना प्राप्त होगा और कितना साफ होगा, कितना पीने लायक होगा। ये सारी चीज़ें हमको आगे चलते हुए क्लाइमेट चेंज की नज़र से देखना होगा, और इसके लिए ही नेशनल वाटर मिशन बना है। नेशनल वाटर मिशन का एक और जो चैलेंज है, वो है पानी जहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पंजाब में जो धान की खेती होती है, पंजाब है तो वैसे सूखा इलाका, और वहाँ नदियाँ हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ पे पंजाब को एक तरह से सूखा इलाका माना जाता है। सूखा अगर उस सूखे की तरह से नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त पानी भी नहीं है कि वहाँ धान की खेती हो। लेकिन जब से हरित क्रांति हुई है, तब से धान की खेती पंजाब में बहुत हुई है, और ये सारी धान की खेती धरती के पानी से हुई है, क्योंकि वहाँ उतनी ज़्यादा वर्षा भी नहीं होती है। और पंजाब के किसानों ने अपनी धान की खेती का ऐसा ढांचा बना लिया है कि ट्यूबवेल से ही सिंचाई होती है, और बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इस तरह की स्थिति ना पैदा हो आगे, और ऐसी जहाँ पे पैदा हो गई हैं, वहाँ नेशनल वाटर मिशन के तहत पानी का संरक्षण और उसको सुरक्षित करना, ताकि आने वाले सालों में पानी खत्म ना हो जाए, ये भी नेशनल वाटर मिशन को देखना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण है पहाड़ों को देखते हुए कि नेशनल हिमालयन सिस्टम्स का, मतलब हिमालयन इकोसिस्टम जो है, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम अपने पहाड़ों को कैसे बचाएं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि पहाड़ के हिमालय से ही हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं। गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्र है, मतलब जितनी नदियाँ हैं ऊपर उत्तर भारत की, जो कि आती हैं इंडो गंजेटिक प्लेन्स में। और जो इंडो गंजेटिक प्लेन में, मतलब एक तरह से आप देखिए पंजाब से लेके बंगाल तक जो पूरा उत्तर भारत का इलाका है, वो सारी नदियाँ, गंगा जमुना लेके और बाकी छोटी बड़ी सारी नदियाँ, कोसी शारदा फलाना, ये आती तो वहीं से है, हिमालय से ही। जब वहाँ के ग्लेशियर और वहाँ की बर्फ पिघलती है, तो इन नदियों में पानी आता है, और इन्हीं नदियों के पानी से सिंचाई होती है, तो हमारे खाद्यान्न की एक सुरक्षा हम उसको लेके चलते हैं कि वो नदी का पानी उपलब्ध होगा। और ये जो इंडो गंजेटिक प्लेन जो है, जो गंगा जमुना का जो पूरा इलाका है, जहाँ पे कि बहुत बेहतर खेती होती है, उत्तर भारत की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ पैदा होती हैं, तो होती तो है ऐसी पानी के बदौलत जो पहाड़ों से आता है। तो इस पानी को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये भी मालूम है कि पहाड़ी इलाकों में एक तरफ तो पानी की बड़ी किल्लत है, सीढ़ीदार खेतियाँ हैं, खेतें हैं वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ के ढलान पे सीढ़ी काट-काट के खेत बनाए गए हैं, तो जैसे सिंचाई नीचे हो पाती है, वैसे सिंचाई ऊपर तो हो नहीं पाती, उतना पानी भी नहीं होता है। ऊपर बर्फीले इलाकों से बर्फ पिघल के जब आती है नदी, तो वो नीचे की तरफ आती है, पहाड़ की चोटियों में और पहाड़ी इलाकों में
पानी की किल्लत होती है और खेती बस वही खरीफ की खेती जब बरसात होती है तब हो पाती है, वरना फिर कुछ हॉर्टिकल्चर, कुछ फल ये हो पाते हैं। तो हिमालयन इकोसिस्टम में किस तरह से हम अ, अपना ज्ञान और अपना तजुर्बा बढ़ाएं, वहाँ पे किस तरह की स्टडीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम आगे समझ पाएँ कि हिमालय पे किस तरह का असर पड़ रहा है और आने वाले दशकों में किस तरह का बर्फ़ पे कितना असर पड़ेगा, कितनी बर्फ़ उपलब्ध रहेगी और हमें उस नज़र से कितना पानी मिल पाएगा नदियों में। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हिमालयन इकोसिस्टम पे एक मिशन बना है। अब ये मिशन इसको ये भी देखना है कि हिमालय में खेती जब बरसात उथल-पुथल हो रही है, तो पानी के स्रोत किस तरह से इस्तेमाल किए जाएँ। अब अफ़सोस की बात तो ये है कि पहले जो पारंपरिक तरीके थे पानी का संरक्षण में और पानी के इस्तेमाल के तरीके भी, ताकि सबको पानी मिले। अब वो उस तरह की भावनाएँ भी कम होती जा रही हैं कि पानी सब लोग बाँट के इस्तेमाल करें ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले। पहले एक सिस्टम हुआ करता था जिसे गुल कहते थे। गुल माने एक तरह से नाले। तो किसान क्या करते थे, पानी का जहाँ स्रोत होता था, वहाँ से गुल काटते थे, एक नाला काटते थे और वो इस तरह से कटता था कि गुल जो है वो खेतों के लिए पानी भी देता जाए और फिर ज़्यादातर एक पंचक्की लगती थी उस गुल से, क्योंकि पानी काफ़ी हो जाता था और पानी का धार भी अच्छा हो जाता था। तो गाँव में आटा वगैरह पीसने के लिए पंचक्की लगती थी, जो कि पानी से रह चलती थी और उससे पत्थर घूमता था और उसमें आटा गेहूँ पिसता था या मड़ुआ या जो पुराने अनाज थे, वो पिसते थे। अब गुल वगैरह को ढंग से मेंटेन किया नहीं, कुछ वजह इसकी भी थी कि सरकारी पाइपें वगैरह लग गई और लोग थोड़ा-सा आराम तलब हो गए और जो पहले वो गुल को अपनी अच्छी तरह से साफ रख के और जो मेहनत करके अपने पानी को खुद ही अ, अपने कंट्रोल में रखते थे, वो प्रथाएँ छूटने लगी, काफ़ी हद तक छूट भी गई हैं और सबका एक तरह से वो हो गया कि हमारे यहाँ तो अब पाइप लग गई हैं, अब पानी मिल जाएगा। अफ़सोस की बात ये है कि पुल का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ और पाइप में पानी भी नहीं आया, क्योंकि और या बहुत कम आया क्योंकि पानी उतना है ही नहीं जितना पाइपें बिछी हैं। तो ये सारी जो एक तरह से संतुलन बिगड़ गया है, उसको भी देखना होगा और नेशनल वाटर मिशन का एक ये भी है कि ये देखे कि अ, पुराने जो तरीके थे पानी के संरक्षण और पानी के बँटवारे के, हम हमेशा ये याद रखें उन इलाकों में जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं या रेगिस्तान के इलाके हैं, जहाँ पानी की कमी हमेशा से रही है और जो कि अब क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से और भी कम हो जाएगी। लेकिन वहाँ हमेशा समाज और समुदाय ने मिलके पानी का बँटवारा ऐसा रखा था कि सबको पानी मिले। अब ये चीज़ें क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए हैं, लोगों ने होटल बना लिए हैं, रिज़ॉर्ट बना लिए हैं, जो कि अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले लेते हैं, खींच लेते हैं। उसके तरीके भी आप जानते हैं उसके क्या तरीके होते हैं, यहाँ पैसा खिलाया, वहाँ पैसा खिलाया। लेकिन अब ये स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। पानी अगर नहीं मिलेगा, तो लोगों में रोष तो पैदा होगा अ, और खेती के लिए अगर पानी नहीं उपलब्ध मिलेगा, लोग अपना खेती छोड़ के और पलायन करेंगे शहरों में। शहरों में फिर ये सब समस्याएँ बढ़ेंगी। तो ये पानी को लेके जो संकट है, ये समझ में आता है और इसलिए इस नेशनल वाटर मिशन में सिर्फ़ ये नहीं है कि पानी का संरक्षण हो, लेकिन उसका बँटवारा हो, उसका सही उपयोग हो, उसको सबको एक तरह से सबका जो हिस्सा बनता है वो मिले। ये भी एक नेशनल वाटर मिशन के तहत एक वो है। अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिशन है, वो मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे।
ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि खेती पे सबसे बड़ी मार पड़ेगी। खेती पे इसलिए सबसे बड़ी मार पड़ेगी क्योंकि अ, हमको हमारी खेती कम से कम 70% हमारी खेती जो है वो बरसात पे निर्भर है। खरीफ का जो फसल होती है, जिस वक़्त धान बोया जाता है, ये उस पे पूरी तरह से बरसात पे निर्भर है। अब बरसात पे निर्भर होती है हमारी खेती और बरसात कम होने लगती है या बेमौसम होने लगती है, तो हमारी खेती जो है वो डगमगाती तो गई। तो उसको वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने, क्योंकि ये तो खाद्य सुरक्षा है। अगर हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न खुद नहीं पैदा होगा तो बहुत बड़ी एक संकट की स्थिति पैदा होगी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मिशन है उसको उसकी चुनौतियां ये हैं कि वो हर तरह से कोशिश करे प्रजातियां बदल के या बुवाई का समय बदल के या पानी के स्रोत को देख के पर्याप्त खाद, जैविक खाद खास तौर से जो कि मिट्टी को उर्वरकता देती है, इन चीज़ों पे कैसे ध्यान दिया जाए, किस प्रकार के बीजों का अब हम लोग डेवलपमेंट करें जो कि गर्मी भी बर्दाश्त कर ले और सूखा भी, थोड़ा कम पानी भी बर्दाश्त कर ले। ये सारी चुनौतियां आती हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, और इनको हमको बड़ी गंभीरता से देखना है। एक और मिशन है ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया माने यही सब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती चली जा रही है, हमारी जैव विविधता खत्म होती जा रही है, हमारे हरे इलाके खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों को, जो एक हमारी उम्र के लोग हैं, उनको याद होगा बचपने में हमारा देश कितना हरा भरा होता था, और अब हर जगह शहर, हर जगह बिल्डिंग, हर जगह रोड, ये इतना ऐसा हो गया है कि हमारी हमारी ग्रीनरी जो है, हमारी हरियाली जो है, वो खत्म सी ही होती जाती है, और ये एक बहुत खतरनाक चीज है। तो भारत को फिर से हरा भरा बनाना, ये भी एक मिशन है। आखिरी मिशन जो है वो है नॉलेज वाला, मतलब हमको किस प्रकार का शोध करना चाहिए, हमको किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए, हमको आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार होने के लिए, उनका सामना कर पाने के लिए हमें किस तरह के नॉलेज सिस्टम्स को इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ हमेशा हमारी पहल रहती है कि हम अपनी पुरानी परंपरागत ज्ञान को इसमें भूलें ना। वहाँ बहुत से उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि आज की तारीख में इस्तेमाल हो सकता है। वो ज्ञान जो किसानों में था, वो ज्ञान जो आदिवासियों में था नहीं है, और वो ज्ञान जो आदिवासी समाज में है, वो प्रकृति को जानते थे, प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति की उथल पुथल को पहचानते थे, और उसके कई सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले थे। उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों से नहीं। वो उनका बड़ा योगदान होता है, लेकिन उतना ही बड़ा योगदान होता है आदिवासियों का, किसानों का, ग्रामीण लोगों का, जिन्होंने कि अपने तजुर्बे से बहुत सारी समस्याओं के हल निकाले हैं। बाकी जाके एक दफे ये 8 मिशन हुए, उसके बाद फिर जब ये समझ में आया कि हमारे ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं, तो बाद में एक और 9वां मिशन जोड़ा गया था, जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर केंद्रित है। क्योंकि ये सबके समझ में आया, पहले भी आना चाहिए था, कि ग्लेशियर्स अगर नहीं रहेंगे और जब ग्लेशियर्स में कमी होती जाएगी तो हमारे पानी पे किस तरह का असर पड़ेगा। इन ग्लेशियर्स की स्टडी, एक बहुत बड़ी स्टडी हो गई है ग्लेशियोलॉजी करके, जहाँ कई वैज्ञानिक ग्लेशियर्स को, जो ऊपर जो बर्फीले खेत हैं जिनसे पिघल के नीचे फिर नदी का पानी आता है, जो कि हमेशा हमेशा बर्फ होता है, मतलब जहाँ पे पिघलता ही नहीं है। अब देख रहे हैं हम लोग कि क्लाइमेट चेंज में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और तेजी से पिघल रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और इस चीज़ से कैसे निपटे, या इस चीज़ से किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें कि हम इसका सामना कर पाएंगे, ये एक चुनौती है।
और एक चीज़ कहना ज़रूर है यहाँ पे, मिशन तो हमने समझ लिए या सुन लिए, लेकिन इन मिशंस में 2008 से लेके आज 2022 है। इन 14 सालों में क्या हुआ है अगर हम ये देखें तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक दफ़े हमने क्लाइमेट चेंज की समस्या को समझा और पहचाना, और उसके लिए हमने कुछ मिशंस भी बनाए, और मिशंस में मतलब मंत्रालयों के तहत ये मिशंस को एक मैंडेट भी दिया गया, लेकिन अगर उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को नहीं है। एक सोलर एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ किया गया है, लेकिन वो भी एक काफ़ी कमर्शियल स्केल पे। हमारी इसमें एक तकलीफ ये ज़रूर रहती है कि सोलर एनर्जी का हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है उसमें बहुत कुछ चाइना से हम सोलर पैनल्स इंपोर्ट करते हैं। अगर हमको आत्मनिर्भर होना है एनर्जी में तो सोलर एनर्जी के भी जो कंपोनेंट्स हैं, पैनल्स हैं या बाकी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमको बड़ी तेज़ी से यहाँ देश में ही बनाना होगा, नहीं तो उस एनर्जी डिपेंडेंस के फंदे में ना फँस जाएँ हम। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज एक भयंकर रूप ले चुका है, तो हम लोग सब लोग मिल-जुल के अगर अपनी आवाज़ उठाएँगे, तो शायद देश में बदलाव का रफ्तार बढ़े। धन्यवाद।